ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो है डेरिवेटिव ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। जैसे आपको कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है तो सेविंग कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में कंजम्पशन कर्व ड्रॉ किया था कंजम्पशन फंक्शन में, सेविंग कर्व ड्रॉ किया था सेविंग फंक्शन में, ठीक है। तो उसको कैसे ड्रॉ करना है ये इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर कोई मेजरमेंट नहीं है, सिंपली आपको कर्व ड्रॉ करना है। तो एक ही हेल्प से दूसरे को कैसे कर्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से या फिर कंजम्पशन कर्व सेविंग कर्व से कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक का, मतलब 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये। और ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। मतलब ये समझ लो आप कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बारी। तो आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपने ये ड्रॉ किया था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, आपको याद होगा। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल बना के ये हमने एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ कर लिया। एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कुछ भी बोल दो इसको, एक हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये 45 डिग्री एंगल होता है, ये आपको पता है अच्छी तरह से। एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ कर लिया, जीरो से और इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बनेगा ये, और ये 45 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। इसके बाद कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। कंजम्पशन कर्व हमारा वाई एक्सिस से शुरू होता है, कहीं से भी वाई एक्सिस से शुरू कर दो और इसको कहीं एक जगह किसी एक पॉइंट पे आप इसको ये हो गया आपका सी कंजम्पशन कर्व, ठीक है। वाई एक्सिस से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कंजम्पशन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता है। कहीं से भी वाई एक्सिस से शुरू कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाके। और आपको पता है कि इनकम इंक्रीजेस रैपिडली, कंजम्पशन इंक्रीजेस स्लोली। इन द बिगनिंग कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होगा। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट कंजम्पशन स्लोली बढ़ता है और इनकम रैपिडली बढ़ती है। फिर एक जगह कहीं पे ये इक्वल हो गया, तो सपोज करो इस पॉइंट पे आगे इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख दो C इजिकल टू वाई। कंजम्पशन और इनकम यहाँ पे बराबर है। और एट हायर लेवल ऑफ इनकम क्या होता है कि कंजम्पशन रिमेन लेस एंड इनकम बिकम मोर। बंदे जो हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग शुरू कर देते हैं। मान लो किसी की इनकम बहुत ज्यादा है तो पूरा पैसा तो कंज्यूम कर नहीं पाएगा, he will save a part of it. So higher level of income पे आके हमारी जो consumption है that remain less than income, income is more and consumption is less, ठीक है। वो यहीं पे इशू कर रहा है, कंजम्पशन कम है इनकम ज्यादा है। यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, यहाँ पे कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C इज ग्रेटर देन Y, यहाँ पे C इज लेस देन Y। तो तीन कंडीशन हो गई, ठीक है। तो कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लिया, इनकम से कर्व ड्रॉ कर लिया। तो हमने क्या करना है, सेविंग कर्व ड्रॉ करना है कंजम्पशन कर्व की हेल्प से। सपोज करो ये कंजम्पशन कर्व गिवन है आपको, अब सेविंग कर्व ड्रॉ करना है। आपको पता है कि y जो है y इजिकल टू C प्लस S होता है, कि इनकम जो है कंजम्पशन और सेविंग के बराबर है। तो इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा ना। कंजम्पशन में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया, इनकम में से सेविंग आ जाएगा। तो अगर कंजम्पशन और इनकम दोनों सेम है, सपोज करो दोनों सेम है, इस पॉइंट पे दोनों सेम है, तो हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर डाल दिया, सपोज करो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो जिस पॉइंट पे, जिस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, उस लेवल पे सेविंग क्या होगा, जीरो होगा। मान लिया ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो सेविंग हो गया जीरो। तो इस पॉइंट पे हमारा जो सेविंग है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो। बी पॉइंट पे सेविंग जीरो हो गया। अब क्या करना है, जो हमारे यहाँ सपोज करो यहाँ पे जीरो इनकम है और यहाँ पे हमारा 50 कंजम्पशन है। अगर कंजम्पशन 50 है और इनकम जीरो है तो सेविंग कितना हो गया, -50। सेविंग -50, मान लिया ये 50 है और ये जीरो है, तो ये वाला -50 होगा, -50। तो जो जितना ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतना ही ऑटोनोमस सेविंग होगा, लेकिन वो नेगेटिव में होगा, ये हो गया -50। यहाँ पे ये हमारा ये हो गया
क्या, सेविंग। जितनी जो डिस्टेंस इनकम और ऑटोनोमस कंजम्पशन में है, सेम डिस्टेंस हमारा इनकम और ऑटोनोमस सेविंग में होगा। इस पॉइंट पे हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। फिर हमने क्या किया, सेविंग का एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये हो गया, हमने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया और इसको जोड़ के हमने एक सीधी लाइन आगे निकाल दी। ये हो गया हमारा सेविंग का। ठीक है, ये डायग्राम आपने पहले भी कई बार ड्रॉ किया होगा, तो कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही डायग्राम बना है ये। दो चीजें ध्यान रखनी, दो तीन चीजें। सबसे पहले स्टेप ले लेते हैं नंबर 1। स्टेप्स क्या क्या हैं इसके। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ 45 डिग्री एंगल, एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर। सबसे पहले 45 डिग्री एंगल का एक एग्रीगेट सप्लाई का ड्रॉ करना है, ये आपकी इनकम हो गई। ठीक है, हमेशा 45 डिग्री एंगल ही होता है ये। ठीक है, ये हमारी इनकम को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, ड्रॉ अ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से कहीं से भी आप एक कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग y या एग्रीगेट सप्लाई कर्व समवेयर। ठीक है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे c = y हो गया। ठीक है, फिर नंबर 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट से। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, विच कट्स x एक्सिस एट b पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, वेयर सेविंग्स आर 0। तो एक सेविंग 0 मिल गया आपको, एक 0 का पॉइंट मिल गया। ठीक है, और नंबर 4, डिसाइड, क्या डिसाइड करना है, ऑटोनोमस सेविंग ये हो गई। ड्रॉ ऑटोनोमस सेविंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं S बार, मतलब ये ऑटोनोमस सेविंग, विच इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस पॉइंट को ड्रा कर लो यहाँ पे। ठीक है, देन autonomous consumption, and now finally draw a line from autonomous saving. Draw a line from autonomous saving and from autonomous saving touching to point B where saving is 0, जहां पे सेविंग 0 है, और फिर इसको आगे निकाल। ठीक है, बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट
ये हो गया हमारा एस। तो ये आपका क्या हो गया, 5 वेरियस क्या हो गए, 5 स्टेप हो गए। सबसे पहले 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद एक कंजम्पशन की लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर 3 जहाँ पे इक्वल होगा कंजम्पशन और इनकम, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हो गया आपका, वो क्या हो गया, सेविंग 0 हो गया। फिर डिसाइड ऑटोनोमस सेविंग पॉइंट, ऑटोनोमस सेविंग पॉइंट डिसाइड करेंगे कहाँ पे ऑटोनोमस सेविंग है, जो इक्वल है ऑटोनोमस कंजम्पशन के, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऑटोनोमस सेविंग से लेके और बी पॉइंट जहाँ पे सेविंग 0 है, इसको आगे निकाल देंगे। तो इस तरह से 5 स्टेप्स में आपका जो है सेविंग कर्व ड्रॉ हो गया कंजम्पशन कर्व की हेल्प से। सिमिलरली जब इसका रिवर्स करेंगे, हम रिवर्स करेंगे कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिया कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो ये हमने कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व ड्रॉ किया। अब सपोज करो आपको सेविंग कर्व की हेल्प से कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है, तो इसके रिवर्स पॉइंट कर दो। कैसे रिवर्स करेंगे, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये नहीं गिवन है, मैं इसको दोबारा से आपके सामने रख करके दोबारा बना देता हूँ। सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा, 45 डिग्री एंगल बनेगा, एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये सेम है, फर्स्ट पॉइंट सेम है। अब आपको सेकंड पॉइंट चेंज हो गया, ड्रॉ है कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व ड्रॉ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सेविंग कर्व पहले ड्रॉ करना है। तो कहीं भी आप ऑटोनोमस सेविंग ले लो, यहाँ -50 सपोज करो, और किसी एक पॉइंट पे आप क्या करो, यहाँ पे 0 मान लो, 0 सेविंग। तो इसको आप यहाँ पे टच करो और इसको आगे निकाल दो, ये आपका सेविंग कर्व है, ठीक है। अभी कंजम्पशन कर्व बाद में ड्रॉ करेंगे इसकी हेल्प से। सेविंग आपको पता है पहले सेविंग नेगेटिव होती है, फिर सेविंग 0 होती है, फिर सेविंग पॉजिटिव आ जाती है। तो ये हाइपोथेटिकल सेविंग कर्व है, ये हाइपोथेटिकल हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है या इनकम कर्व है। ये दो कर्व ड्रॉ कर लिए, जहां पे ये 0 होगा अभी कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, जहां ये सेविंग 0 है इसके परपेंडिकुलर ऊपर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर ऊपर हो गए। यहाँ पे C = Y होना चाहिए, C = Y, क्योंकि ये सेविंग 0 है तो कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा। फिर हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिसाइड करना है पॉइंट। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी ऑफ सेम डिस्टेंस, जितना ऑटोनोमस सेविंग है इसका पॉजिटिव वैल्यू ऑटोनोमस सेविंग होगी। तो ये 50 हो गया यहाँ पे, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो आप, ये इन दोनों को जोड़ दिया और ये इसके बाद ये कंजम्पशन कर्व आपने ड्रॉ कर दिया। तो प्रोसेस सेम है, बस डिफरेंस ये है कि पहले सेविंग कर्व ड्रॉ करना है, उसके बाद कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है, केवल इतना डिफरेंस है। और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, पॉइंट विल बी सेम। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर, अब पहले हमने ए से बी की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब हम बी से ए की तरफ जाएंगे, बी से ए की तरफ ए पॉइंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। जहां पे सेविंग 0 होगा वहां पे C = Y होगा, ठीक है। फिर ऑटोनोमस सेविंग पहले डिसाइड किया था, अब हम ऑटोनोमस कंजम्पशन यहाँ पे डिसाइड करेंगे, राइट। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को जोड़ के इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अब इसमें दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और बची हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं ताकि हम वो भी इसी में कवर कर लें। ओके, तो अब हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक तो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये दो कंसेप्ट क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट किसी चीज से अफेक्टेड है और ऑटोनोमस वाला किसी चीज से अफेक्टेड नहीं है। सिंपल सी बात ये समझ लो।
तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या आता है, अब आप देख, मैं यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें देखना आप, वन इज दिस, ये हमारा हो गया इनकम, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इनकम राइज हो रही है, इनकम राइज हुआ, इधर इनकम राइज हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी राइज हो रहा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, मतलब एक राइज हो रहा है, दूसरा भी राइज हो रहा है, इनकम राइज, इन्वेस्टमेंट राइज, मतलब ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अफेक्टेड बाय इनकम। तो जो प्राइवेट लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, जो भी हैं, वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम से अफेक्टेड है। मतलब जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो देखेगा अगर इनकम बढ़ रही है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, इनकम कम हो रही है कम इन्वेस्टमेंट करेगा, या प्रॉफिट देखेगा, प्रॉफिट से वो अफेक्टेड है। तो ये इनकम इलास्टिक है, इंड्यूस्ड है, किससे इंड्यूस्ड है, इनकम से। और दूसरा है हमारा ऑटोनोमस, मतलब इधर अगर हम इनकम ले रहे हैं, ठीक है, और इधर हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो ये कांस्टेंट चल रहा है इन्वेस्टमेंट, इधर हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, चाहे इनकम कितनी भी राइज हो रही है, ये राइज नहीं हो रहा, दिस इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज सेम एज, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, इनकम राइज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दिस इज अफेक्टेड बाय इनकम, दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, दिस इज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दिस इज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये कह सकते हो ये प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर, और ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, ठीक है, अफेक्टेड बाय इनकम, अफेक्टेड बाय इनकम, नॉट अफेक्टेड बाय इनकम। दिस इज डिपेंड, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरत पे डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है इकोनॉमी में टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती रहती है, वो इनकम पे डिपेंड नहीं है गवर्नमेंट की, राइट। इवन व्हेन इनकम इज लेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इनकम कम भी है फिर भी वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लेकिन ये वाला इनकम से अफेक्टेड है। तो दो चीजें हो गई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद दो कंसेप्ट और है इसमें, मैं बता देता हूं आपको यही। एक तो है, एक वर्ड है एक्स एंड टी, एक्स एंड टी, और एक है एक्स पोस्ट, एक्स एंड टी एंड एक्स पोस्ट, दो वर्ड है, ध्यान से देखो एक्स एन टी और एक्स पोस्ट में क्या अंतर है। एक्स एन टी का मतलब है प्लान्ड, एक्स एन टी का मतलब है प्लान्ड, जितना आप करना चाह रहे हो, और इंटेंडेड, इंटेंडेड, प्लान्ड और इंटेंडेड, एक्स एन टी, एंड एक्स पोस्ट का मतलब है एक्चुअल, याद रखना, एक्चुअल और रियलाइज्ड, एक्चुअल और रियलाइज्ड, ठीक है, एक्चुअल और रियलाइज्ड, एक्सपोज्ड एंड प्लान्ड और इंटेंडेड। प्लान का मतलब है आपने एक प्लान बनाया कि हम इतना करना चाह रहे हैं, आई विश टू डू दिस, आई एम इंटेंटेड टू डू दिस, मतलब पहले से प्लान बना रहे हो आप कि इतना मैं करूंगा। और जैसे इसके साथ हम एक्सएनटी के साथ प्लान वर्ड जोड़ा हमने, और इंटेंडेड, एक्सपोज के साथ एक्चुअल और रियलाइज जोड़ा, तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, किस चीज के लिए हमने प्लान, काहे का प्लान बना रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं सेविंग का, हम प्लान बना रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, हम प्लान बना रहे हैं सेविंग का, हम प्लान बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। आई एम इंटेंडेड टू सेव, आई एम इंटेंडेड टू इन्वेस्ट। अब सपोज करो कि मैंने प्लान किया कि मैं सेविंग जो है 100 का करूंगा। अब सेविंग करने वाले और लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले और लोग हैं इकोनॉमी में, ठीक है। सेविंग करने वाले जनरली हाउस होल्ड पीपल, दे सेव मनी फॉर फ्यूचर, ठीक है।
और जो इन्वेस्टमेंट आता है ये प्रोड्यूसर की साइड से आता है, वो प्रोड्यूसर से। इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम प्रोड्यूसर, सेविंग कम फ्रॉम द हाउस होल्ड, राइट। तो अब सपोज करो सेविंग के लिए मैंने प्लान किया कि मैं 100 की सेविंग करूंगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मैंने प्लान किया, लेकिन एक्चुअल में मैंने जाके देखा तो मेरी प्लान सेविंग कितनी है, सपोज करो प्लान सेविंग 100 है, प्लान इन्वेस्टमेंट सपोज करो 150 है फॉर एग्जांपल। प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया कि वो 150 का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। कंज्यूमर्स ने प्लान किया कि वो इतना सेविंग करेंगे, 100 का सेविंग करेंगे। तो ये साल के शुरू में दोनों ने अपने अपने प्लान बना लिए। अब एक्स पोस्ट पूरा साल खत्म हो गया, इन द एंड ऑफ ईयर जो कंज्यूमर्स हैं वो दिखेंगे कि उन्होंने एक्चुअल सेविंग कितनी की। एक्चुअल सेविंग सपोज करो एक्चुअल सेविंग वाज ओनली 75। ऐसा हो सकता है ज्यादा पैसे खर्च हो गए, सेविंग कम हुआ। तो एक्चुअल सेविंग जब साल पूरा खत्म हो गया तब उन्हें पता लगेगा कि भाई एक्चुअल सेविंग कितनी हुई। तो एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल सेविंग, एक्चुअल या रियलाइज सेविंग। तो ये प्लान्ड सेविंग ज्यादा भी हो सकती है और ये कम भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि 125 की हो जाए एक्चुअल सेविंग, ये भी पॉसिबिलिटी है। पैसे नहीं कंज्यूम हो पाए, पैसे नहीं खर्च किए, आपने पैसे ज्यादा बचा लिया। तो एक्चुअल सेविंग जो प्लान सेविंग है इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है एक्सपोस्ट। क्लियर हो गया। लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। इन्होंने 150 का प्लान तो किया था, लेकिन क्या 150 का इन्वेस्टमेंट कर पाए, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेविंग पे डिपेंड करता है। जितना एक्चुअल में सेविंग होगी, सेविंग टेक द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। व्हाट इज द सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वन टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट माना जाएगा कि हमने ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर कितना हमने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो या तो 75 होगा या 125 होगा। बस डेफिनेशन में ये पूछा जाएगा आपसे, आप बताओ कि एक्स एन टी क्या होता है, एक्स एन टी सेविंग क्या होता है। तो आप बोलोगे एक्स एन टी सेविंग इज प्लान्ड सेविंग और इंटेंडेड सेविंग। वो पूछेंगे एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट मतलब है कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट सेविंग एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल सेविंग, ठीक है, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, या रियलाइज सेविंग और रियलाइज इन्वेस्टमेंट। तो ये दो चीजें हैं। प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। What will be actual saving in the economy, that will be equal to actual investment. So this is the end of these two concept. ये डेफिनेशन के फॉर्म में 2 या 4 मार्क्स आप पूछ लेते हैं, ये डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। सिमिलरली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को भी वो डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये इनकम से अफेक्टेड है और ये इनकम से अफेक्टेड नहीं है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का है और ये प्राइवेट सेक्टर का है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो बनेगी उसमें आप ठीक है, उसमें हम जो नया टॉपिक है इसका जिसको कि हम बोलते हैं कि क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी आएगा उसमें। तो वो इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, उसमें आप देखोगे कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग।